Now, in the last class, we were discussing about function calls, the ways in which a function can be called and the ways in which values can be passed to a function. So we had seen three ways, means like arguments can be passed to a function. Function can be passed in three ways. Arguments to a function can be passed in three ways. Now, the first was call by value. लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कॉल बाय वैल्यू. सी में भी आपने ये पढ़ा हुआ है कॉल बाय वैल्यू. देन वन इज कॉल बाय रेफरेंस एंड द थर्ड इज कॉल बाय एड्रेस. नाउ in C we had learned about the call by value and call by address. This call by reference is new in C++. Okay. Now last class में हमने ये जो example देखा था, this was call by value. I told you the best example to show the call by value and call by reference and call by address is by using this program to interchange the values of two numbers. Okay, to interchange the values of variables. Okay, so we have taken this example. यहाँ पे हमने एक स्वैप फंक्शन बनाया है जिसमें दो पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो x and y. The function is supposed to interchange the values of these variables x and y that are passed to the function. लेकिन हमने जब कॉल बाय वैल्यू का एग्जाम्पल देखा था तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप ये फंक्शन को कॉल करते हो, स्वैप फंक्शन कॉल करा विद द वेरिएबल्स x एंड y, these are the parameters. इनको क्या कहते हैं? एक्चुअल पैरामीटर्स. ओके, फंक्शन जिन पैरामीटर्स के साथ कॉल करा जाता है, जिन वैल्यूज को पास किया जाता है फंक्शन में, those are known as actual parameters, and the ones that receive these parameter values are known as formal parameters. ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू, the value only of the variables x and y are passed to a and b respectively. तो होगा क्या कि x की वैल्यू 10 है and y की वैल्यू 20 है, तो a and b will get 10 and 20 value respectively. Now only the copy of the variable is sent to the variables a and b, the formal parameters a and b. So x and y जो है as it is रहेगा. Now इसको हमें इस तरह से समझ सकते हैं. Suppose we'll take an example कि मेमोरी में variables जैसे स्टोर होते हैं. Suppose this is variable x and this is variable y. Okay, suppose variable x को 1000 memory location allotted है and y को say 2000 memory location allotted है. x में वैल्यू 10 है और y में वैल्यू 20 है. Okay, now these are your actual parameters. अब जब ये वैल्यू सेंड होंगी आपकी a एंड b में, a एंड b आर फॉर्मल पैरामीटर्स, तो जब फंक्शन में एंटर, व्हेन द फंक्शन विल बी कॉल्ड, देन टू वेरिएबल्स विल बी क्रिएटेड, a एंड b. ये सिर्फ इनका स्कोप कितना रहेगा? जब तक फंक्शन रहेगा तब तक इन वेरिएबल्स का स्कोप रहेगा, एंड एज सून एज द फंक्शन इज ओवर, दीज वेरिएबल्स विल बी देयर एग्जिस्टेंस विल finish. तो suppose ये दो variables अलग से create होंगे a and b. Now these variables are allotted, definitely they'll be allotted some other memory location. So just for example we take 3000 and 4000. ये सिर्फ मैं example ले रही हूँ जिससे कि easily समझ में आए, otherwise इतना difference के साथ variables को memory allot नहीं होगी. This is just an example. तो A को 3000 मेमोरी एड्रेस पे अलॉट हुआ एंड B को 4000 मेमोरी एड्रेस पे अलॉटमेंट हुआ. नाउ अ कॉपी ऑफ x एंड y, अ कॉपी ऑफ द वैल्यू ऑफ x एंड y is passed into A and B. Copy, a copy of x is passed into A, so A will receive 10 value and B will receive 20 value. ठीक है,
अब फंक्शन के अंदर जो भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, नाउ फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, थर्ड वेरिएबल यूज करके वी आर ट्राइंग टू इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल्स ए एंड बी। तो इसके बाद आपके ए एंड बी की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी डेफिनेटली। नाउ अगर हम यहीं पे ए एंड बी की वैल्यू को प्रिंट करके देखेंगे, देन यू विल फाइंड दैट यहाँ आपकी वैल्यूज 20 एंड 10 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसे ए एंड बी की वैल्यूज इंटरचेंज हो चुकी हैं, एक्चुअल में हो चुकी हैं, है ना। सो ये स्वैप का लॉजिक चलने के बाद ए की वैल्यू बी में आ गई है और बी की वैल्यू ए में आ गई है। दिस हैज हैपेंड, बट व्हाट अबाउट द ओरिजिनल वेरिएबल्स एक्स एंड वाई? एक्स एंड वाई को तो फंक्शन के अंदर हमने कोई भी उसमें चेंजेस नहीं किए। जो भी चेंजेस किए हमने कहाँ किए हैं? वी हैव डन दैट ऑन द वेरिएबल्स ए एंड बी, द फॉर्मल पैरामीटर्स। मतलब जो भी हमने इंटरचेंज करी है वैल्यूज, वो किसके ऊपर की है? फॉर्मल पैरामीटर्स के ऊपर, ए और बी के ऊपर। सो द वैल्यूज हैव बीन इंटरचेंज, बट विच वैल्यूज हैव बीन इंटरचेंज? द फॉर्मल पैरामीटर वैल्यूज हैव बीन इंटरचेंज। एक्चुअल पैरामीटर्स की सिर्फ एक कॉपी गई थी, उस कॉपी में चेंजेस हुए, बट एक्चुअल पैरामीटर जो था वो वही का वही रहेगा। इसीलिए जब हम फंक्शन कॉल करने के बाद एक्स एंड वाई की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, we get the same result, x as 20 and y as x as 10 and y as 20. So we'll find that जो ओरिजिनल वैल्यूज x and y की थी, स्वैप फंक्शन कॉल करने के बाद भी x and y की वैल्यूज वही रह रही हैं। they have not been changed because जो भी चेंजेस हुए थे फंक्शन के अंदर उसकी x and y की कॉपी में हुए थे। the original variable was not touched. So that is why in this case the original variables value remains same and they do not get changed. So this is called by value. Now next is called by reference, या passing the parameters by reference. Now reference का मतलब होता है जैसे आप किसी भी चीज का रेफरेंस देते हो, मीन्स कि सपोज आप एक्स का रेफरेंस दे रहे हो, मीन्स यू आर सेइंग कि वी आर रेफरिंग टू एक्स। उसी मतलब उसी मेमोरी लोकेशन को आप रेफर कर रहे हो। लेट अस सी द एग्जांपल एंड दैट विल मेक द थिंग्स मोर क्लियर। सेम प्रोग्राम लिखा है हमने, बट वी हैव यूज्ड call by reference in this case. Now यहाँ पे अगर आप देखोगे, I'll tell you where all the changes are there. Just see this line and see this line. यहाँ पे ये क्या है एक्चुअल में? फंक्शन का डिक्लेरेशन। फंक्शन के डिक्लेरेशन को अगर आप देखोगे तो फंक्शन के डिक्लेरेशन में there is a slight change. यहाँ पे सिंपल दो पैरामीटर्स पास हो रहे थे, यहाँ पे int ampersand comma int ampersand means you are not passing two integers, you are passing reference to two integers. मतलब आप वैल्यू ना भेज के उनका रेफरेंस भेज रहे हो, ठीक है। एंड रेफरेंस इज अ काइंड ऑफ एड्रेस ओनली, मतलब आप बता रहे हो, जब भी आप कह रहे हो कि रेफरेंस भेज रहे हो तो आप किसका रेफरेंस भेज रहे हो? एक्स एंड वाई का। तो यहाँ क्या होगा, एक्चुअल में जो चेंजेस होंगे दे विल टेक प्लेस ऑन द एक्चुअल वेरिएबल। नाउ लेट अस सी फर्दर। यहाँ पे भी वही एक्स एंड वाई को इनिशियलाइज किया 10 एंड 20 से, स्वैप फंक्शन कॉल कराया, इसके बाद एक्स एंड वाई की वैल्यू को प्रिंट कराया, ठीक है। नाउ लेट अस सी फर्दर। नाउ यहाँ पे फंक्शन का जो हेडर है, यहाँ पे हमने क्या लिखा? int ampersand a comma int ampersand b. Earlier we had written simply int a comma int b. Just for comparison I'm writing. पहले call by value में हमने ऐसा लिखा था, ठीक है। Means a copy of x and y was coming to a and b. अब यहाँ क्या हो रहा है, वहां से हमने पास किया x and y,
यहाँ पे जो रिसीव हुआ एम्परसेंट ए मीन्स ए इज अ रेफरेंस टू एक्स, इसको हम ऐसे रीड करेंगे, ए इज अ रेफरेंस टू एक्स एंड बी इज अ रेफरेंस टू वाई। इसका मतलब एक तरह से आप क्या कर रहे हो, ए एंड बी आर क्रिएटेड एज अलायंस ऑफ एक्स एंड वाई। मीन्स एक तरह से आप क्या कह रहे हो, ये था x, ये था y, इसको मेमोरी एड्रेस अलॉट था 1000, इसको एड्रेस अलॉटेड था 2000, इसके अंदर वैल्यू थी 10, इसके अंदर वैल्यू थी 20। नाउ इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ कॉपी, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, उन वेरिएबल्स की एक कॉपी क्रिएट होती है एंड द कॉपी इज सेंड टू द फंक्शन, और फंक्शन उस कॉपी को रिसीव करता है इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स, एंड फॉर्मल पैरामीटर्स को अलग से मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस में ऐसा नहीं होता है। ए एंड बी आर नॉट इंटीजर टाइप वेरिएबल्स, दे आर रेफरेंसेस टू two integers. A is a reference to an integer and B is also a reference to an integer. So that means A will contain the reference of X and B will contain the reference of Y. So that means X and A are nothing but same. They are referring to the address, memory address at 1000, and Y and B are referring to the same memory address, that is 2000. So आप ये कह सकते हो X and A are allies, मतलब एक ही मेमोरी लोकेशन को आप दो नाम दे रहे हो। मेन फंक्शन में जिस वेरिएबल को हम X नाम से जान रहे हैं, फंक्शन के अंदर उसी मेमोरी एड्रेस को हम एक दूसरे नाम से जान रहे हैं, दैट इज A. एंड सिमिलरली Y in function is same as B in the swap function. ठीक है, तो Y and B are allies. Allies means एक ही चीज को दो नाम देना, दो नाम से रेफर करना. Like suppose you have a name जो आपके स्कूल और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड होता है, and you have a name by which your say family or your parents call you at home. ठीक है, तो नाम दोनों आपके ही होते हैं, लेकिन एक नाम आपका ऑफिशियल नेम होता है, बाहर के लोग आपको उस नाम से जानते हैं, और घर में लोग आपको आपके दूसरे नाम से जानते हैं. ठीक है, सो सपोज if someone calls you by your official name or someone calls you by your pet name, in both the cases you'll respond. Why? Because दोनों नाम आपके ही हैं. ठीक है, suppose X and Y are two names of yours. तो अगर आप कोई आपको X बोल करके आवाज देता है या Y बोल करके आवाज देता है, दोनों ही केस में you'll respond because both names आपके दोनों नाम हैं. ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी रेफरेंस में क्या होता है, reference creates it gives another name to a variable, and इस केस में अलग से फॉर्मल पैरामीटर के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, rather it refers to the same memory address shared by the actual parameters. ठीक है, तो अब इसके अंदर जब भी कभी हम ये इंटरचेंज वाला से स्टेप्स कर रहे हैं, जब भी कभी आप A को रेफर कर रहे हो, एक्चुअली यू आर रेफरिंग टू व्हाट, एक्चुअली यू आर रेफरिंग टू X, and whenever you are writing B, you are actually referring to Y. So whatever changes you will make in A and B are actually taking place in X and Y. And so at the end of this function, अगर हम यहाँ पे A and B की वैल्यू प्रिंट करते हैं, तो यहाँ तो आपका जो वैल्यूज हैं they will be interchanged, that is you will get the result as 20 and 10 within the function. तो वहां भी कॉल बाय वैल्यू में भी यही चीज हो रही थी, लेकिन जब आप फंक्शन में वापस लौट करके आते हो मेन फंक्शन में, here you are getting the result. You see here X is displayed as 20 and Y is being displayed as
10 मीन्स अगर आप चेक करो पहले केस में क्या हो रहा था, कॉल बाय वैल्यू में x एंड y की वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड, remained unchanged in main function. ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इसे मैंने बताया आपको, जो भी चेंजेस हुए थे वो कहाँ हुए थे, दे took place on the copy of x and y and not on x and y directly. ठीक है, जबकि इस केस में, सेकंड केस में, दैट इज कॉल बाय रेफरेंस में, एक नई कॉपी तो क्रिएट ही नहीं हुई वेरिएबल की. The value was not passed, rather than that the reference of the variables x and y was passed to a and b. So a was nothing but it was referring to the same variable x and b was the reference to the same variable y. तो जब भी कभी आपने a और b में जो भी कुछ चेंजेस किए वो एक्चुअल में आपके x and y के अंदर हो रहे थे, and that is why whenever you will print the value of x and y outside the swap function, that is from within the main function, you'll find कि x and y की जो values हैं, they x and y have changed in main function, जो कि call by value में नहीं हो रहा था. And if you see, we have made a very small change and we have done the work of interchanging the two numbers without using pointers. अभी हम तीसरा मेथड देखेंगे जिसमें ये काम हो जाएगा, लेकिन we'll use pointers for that. But pointers में क्या होता है, pointers को हैंडल करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट यहाँ हमने बिना pointers की मदद से, just by using, if you compare your previous program and that is call by value and call by address, call by reference, there's just one small difference here. ये दो कैरेक्टर्स ऐड करने से इतना आपका चेंज हो गया प्रोग्राम कि आपका जो मेन फंक्शन में x and y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, यहाँ पे the change has taken place in the actual parameters, that is x and y also. And ये जो symbol होता है, that is known as the reference operator होता है, reference. एंड रेफरेंस क्या रिटर्न करता है, रेफर करता है एक पर्टिकुलर वेरिएबल को, मतलब उसी सेम एड्रेस को रेफर करता है. सो ए इज कंटेनिंग द रेफरेंस ऑफ एक्स एंड बी इज कंटेनिंग द रेफरेंस ऑफ वाई. सो दिस इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस. सो वेरी इजी. ये C++ में ही possible है. C में this was not there. You have not learned call by reference in C because ये operator C में नहीं होता था. Reference operator was not there in C. So that is why we have not learned call by reference in C. पर यही काम हम C में करते थे by making use of pointers, and that is the third method, that is call by address or pointer, passing the values by address or by pointers. So this is the third method. So we have seen call by value, we've seen call by reference. Call by reference is only available in C++, not in C. So you have to remember this. ये C++ में होता है क्योंकि इससे reference operators is there only in C++. Now the third case is already you have done in C. So we'll just revise, that is passing parameters to a function by pointer. Now या by address. Now इसमें क्या होता है, you have to make use of pointers. ठीक है, pointers हम पढ़ ही चुके हैं, डेटा स्ट्रक्चर में आपने काफी pointers का यूज किया है. Now इसमें यहाँ फंक्शन डिक्लेरेशन में ये आ जाता है, int asterisk means this function is receiving two pointers, pointer to
two integers, pointer to integers, to two integers. Pointer to two integers are passed as parameter to this function swap. Now यहाँ पे जब भी कभी आप एड्रेस के केस में फंक्शन कॉल करते समय आप एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ वाई भेजते हो, क्योंकि से यहाँ पे रिसीविंग एंड पे क्या है, ये फॉर्मल पैरामीटर्स क्या है, int asterisk a comma int asterisk b, means a and b are pointers to integers. तो इसका मतलब क्या हुआ, a और b पॉइंटर्स हैं. तो पॉइंटर्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा है इसी में, पॉइंटर्स आर स्पेशल वेरिएबल्स which do not hold normal values, they hold address instead. ठीक है ना. तो पॉइंटर्स सिंपल वैल्यू ना होल्ड करके एड्रेसेस होल्ड करते हैं. तो जब हमारे रिसीविंग एंड पे पॉइंटर्स हैं तो सेंडिंग एंड पे भी क्या होना चाहिए, एड्रेस ऑफ x will be sent to a and address of y will be sent to b. So address of x and y are sent to a and b. So a will receive the address of x and b will receive the address of y. इसीलिए यहां से जब हम एड्रेस भेज रहे हैं, एम्परसेंट x का मतलब क्या हुआ, एड्रेस ऑफ x, एंड एम्परसेंट y का मतलब एड्रेस ऑफ y. सो x का एड्रेस a पॉइंटर में रिसीव होगा, y का एड्रेस b पॉइंटर में रिसीव होगा. एंड नाउ फंक्शन में जब आप पॉइंटर्स का यूज करते हो, एंड पॉइंटर्स, नाउ a एंड b आर पॉइंटर्स. ओके, तो अगर आप a लिखोगे तो a का मतलब a के अंदर क्या है, एड्रेस है ना. पर उस एड्रेस पे आपको कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है उसको रेफर करना है. देन यू राइट एस्ट्रिक ए. एस्ट्रिक ए मतलब a एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको रेफर करता है. एस्ट्रिक ए मींस द वैल्यू. सी देयर आर थ्री थिंग्स व्हेन यू जस्ट राइट a का मतलब a के अंदर जो भी वैल्यू है उसकी बात कर रहे हो आप. ठीक है, तो a कैसा वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल है. तो कैसी वैल्यू होल्ड करेगा ये, बीइंग अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल इट विल होल्ड एड्रेस. ठीक है. एम्परसेंट ए अगर हम बोलते हैं, किसी भी वेरिएबल के नाम के पहले एम्परसेंट लगा देते हैं, तो ये क्या होता है, एड्रेस. नाउ इट विल रेफर टू एड्रेस ऑफ ए, मतलब कि ए वेरिएबल किस एड्रेस पे स्टोर्ड है वो उसको पॉइंट, मतलब वो रेफर करेगा. एंड व्हेन यू राइट एस्ट्रिक ए, एस्ट्रिक ए का मतलब है वैल्यू एट द एड्रेस contained in A. So these are the three things. A का मतलब जब आप A बोल रहे हो, A का मतलब A के अंदर जो वैल्यू है, एम्परसेंट A का मतलब A का एड्रेस, एस्ट्रिक A का मतलब है कि A के अंदर जो एड्रेस है उसमें जो वैल्यू है उसको रेफर कर रहा है. तो अब ये जो लॉजिक है हमारा, उसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ए के अंदर जो एड्रेस है उसकी वैल्यू को उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको टी में डाल रहे हैं. फिर बी, जिसको बी एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसको ए एड्रेस वाली वैल्यू में ट्रांसफर कर रहे हैं. सो बेसिकली यू आर डूइंग द इंटरचेंज थिंग यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल टी, लाइक वी वर डूइंग इट अर्लियर. सेम वैसे ही किया. अब जब आप प्रोग्राम का आउटपुट देखोगे तो प्रोग्राम का आउटपुट विल बी सिमिलर टू कॉल बाय रेफरेंस. मतलब यहाँ भी फंक्शन रन होने के बाद भी जो चेंजेस किए थे आपने ए एंड बी में फंक्शन के अंदर, वो चेंजेस एक्स एंड वाई में बाहर फंक्शन कॉल होने के बाद भी रिफ्लेक्ट होंगे, विच वॉज नॉट हैपनिंग इन कॉल बाय वैल्यू. ओके, वो ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि इसे यहाँ पे जब इसको अगर आप देखोगे, इसको हम इस तरह से देखेंगे. सपोज दिस इज x, इसमें वैल्यू 10 थी, ये y है, इसके अंदर वैल्यू 20 है. x को एड्रेस अलॉटेड था 1000 एंड y को 2000.
ठीक है, वी हैव टेकन द सेम एग्जांपल व्हिच वी हैव बीन टेकिंग अर्लियर। अब हमने क्या किया, यहां से स्वैप फंक्शन को x और y का एड्रेस सेंड किया। ठीक है, तो x का एड्रेस क्या है, m% ऑफ x मींस 1000 एंड y का एड्रेस क्या है 2000। अगर हम लिखते x और y भेजते तो उनकी वैल्यू जाती, पर हम भेज रहे हैं m%x मींस एड्रेस ऑफ x एंड एड्रेस ऑफ y। सो एड्रेस ऑफ x इज 1000, एड्रेस ऑफ y इज 2000। नाउ कहां पे ये रिसीव होंगे, address of x will be received in A and address of y will be received in B. So A will contain the address 1000 and B will contain the address 2000. अब आप इस लॉजिक के थ्रू क्या कर रहे हो, इन दोनों इन एड्रेसेस पे जो वैल्यू है उनको आप इंटरचेंज कर रहे हो। इसकी वैल्यू को 10 वैल्यू को आप यहाँ भेज रहे हो एंड 20 वैल्यू को आप x के अंदर भेज रहे हो by this logic, and when you will print the value of x and y after the function call, you will find that the values have been changed because ये जो changes हो रहे हैं ये कोई temporary variable में नहीं हो रहे, these changes are taking place in the original value x and y itself. So this is call by address. Call by address makes use of pointers. ठीक है, तो हमने 3 मेथड्स पढ़े। नाउ 3 मेथड्स हैं हमारे, whichever you want to use या whichever is applicable in your case you can use as per the requirement of your program. So you have one is you have a call by value, then you have call by reference and call by address. Now this one is only there in C++. बाकी दोनों ये दोनों आपके C में भी होते थे। ठीक है, so this is function call by value, by address and by reference. So 3 ways of passing arguments to a function. Now, before going further, we'll learn about one more new topic, that is inline function. Inline function, this is also a new topic. It was not there in C, it's there in C++. Now, what is the concept? Let us understand that. Functions के हमने uses पढ़े थे, advantages पढ़े थे। बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं फंक्शन के। अ फंक्शन इज रिटन टू रिड्यूस द रिडंडेंसी इन द कोड। मीन्स कि कई बार क्या होता है कि आपको सेम काम बहुत बार कराना होता है। सपोज आपको एक प्रोग्राम के अंदर से 10 टाइम्स यू हैव टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एट 10 डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो अगर फंक्शन नहीं होते तो आपको क्या करना पड़ता, हर जगह जो भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का लॉजिक है, you have to copy that code in all those 10 places wherever you require the thing to be done. ठीक है, अब इससे क्या होता, आप कहते कि कॉपी पेस्ट कर दोगे तो उसमें कोई मेहनत तो नहीं लग रही है, आपको सिर्फ एक बार कोड लिखना है और आपने 9 जगह और उसको पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इससे नाउ व्हाट इज द ड्रॉबैक हियर। आप ठीक है, आपको कॉपी पेस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई डोंट वी कंटिन्यू विद द सेम कंसेप्ट, व्हाई डिड वी लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस। अब उसकी कई सारे रीजंस हैं। सपोज फंक्शन में कोई चेंजेस हो जाते हैं, है ना। फैक्टोरियल का तो ठीक है, फिक्स एक मेथड होता है, पर सपोज वी आर राइटिंग अ फंक्शन से कोई और फंक्शन लिखा हमने जिसका लॉजिक चेंज हो जाता है, सिर्फ फाइन कैलकुलेशन। ठीक है, लाइब्रेरी एप्लीकेशन में फाइन कैलकुलेशन नाम का हमने एक फंक्शन बनाया था जिसमें फाइन कैलकुलेट करने का लॉजिक लिखा था।
या फिर सपोज मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम के लिए हमने एक फंक्शन बनाया था जिससे कि ग्रेड्स कैलकुलेट किए जा सके ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स या परसेंटेज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब ये ग्रेड वाला फंक्शन आपका कई जगह से कॉल हो रहा है, तो अब क्या होगा, मान लो आपके फंक्शन में कुछ चेंजेस हुए, then what you have to do is you have to make the changes in all those 10 places where that same logic has been written. अगर 10 जगह आपने जो कोड लिखा था ग्रेड कैलकुलेट करने का, ग्रेड फाइंड करने का, या फिर फाइन कैलकुलेट करने का लाइब्रेरी के केस में, तो आपको उन 10 जगह पे जाके ढूंढ ढूंढ करके वहां पे वो चेंजेस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि से मे बी आपका वो लॉजिक चेंज हो गया है, से ग्रेडिंग सिस्टम अपडेट हो गया है। अर्लियर से 90+ मार्क्स वालों को ए ग्रेड दिया जाता था, अभी ग्रेडिंग सिस्टम में सपोज 85% एंड अबव आर टेकन एज ए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 10 जगह जहां भी कहीं वो कोड लिखा हुआ है वहां जाके आपको वो चेंजेस करने पड़ेंगे। दैट्स अ सीरियस इशू। मान लीजिए एक भी जगह आपका वो स्किप हो गया चेंजेस करना, then you will, your application will give wrong results at some times। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आपके प्रोग्राम की लेंथ बढ़ जाएगी, साइज बढ़ जाएगी, क्योंकि इसे आपका कोड रिपीट हो रहा है। यू आर रिपीटिंग द सेम पीस ऑफ कोड एट 10 places और मे बी मोर देन दैट। तो आपका क्या होगा, प्रोग्राम की साइज बढ़ेगी, प्रोग्राम की साइज बढ़ेगी, आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल की साइज बढ़ेगी। So your program, your application will need more memory to run. So that is also a problem. तो इन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं। फंक्शन बनाने से ये सारी प्रॉब्लम्स हट जाती हैं आपकी। दोनों प्रॉब्लम्स हट गई, प्रोग्राम की साइज भी रिड्यूस हो गई, क्योंकि सब आप कोड कहाँ कितने बार लिख रहे हो, सिर्फ एक जगह। आप फंक्शन का कोड एक जगह लिखते हो, बट उसे कॉल कहीं से भी कितने भी बार कर सकते हो। ठीक है, तो साइज कंट्रोल कर ली प्रोग्राम की। नाउ यू कोड ओनली वंस एंड यू कैन कॉल इट फ्रॉम एनी नंबर ऑफ प्लेसेस। दूसरी जो प्रॉब्लम थी आपकी, अगर कभी फंक्शन में कुछ चेंजेस आते हैं तो आपने फंक्शन कितनी जगह लिखा, सिर्फ एक जगह, बाकी जगह तो आपने क्या किया है, उसको सिर्फ कॉल किया है। तो यू हैव टू ओनली मेक द चेंजेस इन द प्लेस वेयर the function is written at one place। तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉर्ट आउट है। तो फंक्शंस का कुल मिला के आपका और तीसरा फायदा क्या है फंक्शंस यूज करने का, कि लिखने से आपका कोड मॉड्यूलर हो जाता है। मींस कि आप पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक कर देते हो, एंड दैट मेक्स दैट सिंप्लीफाइज योर कोड। ठीक है, एक सिंगल 5,000 या 10,000 लाइन का कोड लिखने की जगह आप उस एप्लीकेशन को छोटे छोटे मॉड्यूल्स या फंक्शंस में ब्रेक कर देते हो, एंड मे बी ईच फंक्शन मे बी say 200 to 500 lines of code, easy to write, easy to understand, and easy to maintain, easy to debug, everything is easy। ठीक, तो ये सारे तो हो गए बेनिफिट्स फंक्शन के। मतलब फंक्शन की एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, बट ऑल दिस मस्ट बी हैविंग सम कॉस्ट ऑल्सो। मतलब कुछ तो होगा, एक कुछ ड्रॉबैक तो होगा फंक्शन का। सो द ड्रॉबैक ऑफ अ फंक्शन इज कि इट मेक्स योर प्रोग्राम अ बिट स्लो कंपेयर टू अ प्रोग्राम विदाउट फंक्शंस। अगर आप पे एक प्रोग्राम में डायरेक्टली आप कोड लिख रहे हो और एक प्रोग्राम में आप फंक्शन यूज कर रहे हो, then definitely the program without function will run comparatively faster than the one with functions। now उसका कारण क्या है, जब भी आप फंक्शन लिखते हो, फंक्शन लिखा होता है कहीं पे एक जगह और कॉल उसे आप कहीं से भी कर रहे होते हो। whenever you will call a function, the control is sent to the function, then the function is executed,
and then the control is sent back to the next line that follows the function call. मतलब कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो तो कंट्रोल कहाँ जाता है, फंक्शन पे जाता है, ढूंढता है फंक्शन कहाँ लिखा है आपके प्रोग्राम में, वहां पे जाके उस फंक्शन को रन करता है, और रन करने के बाद रिटर्न स्टेटमेंट, जो फंक्शन में लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट होता है आपका, दैट टेक्स द कंट्रोल बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर द फंक्शन वाज कॉल्ड. ठीक है, तो ये आने जाने में, ये जो कंट्रोल गया फंक्शन तक, उसको रन किया, फिर उससे वापस लौट के आया, दिस विल टेक सम टाइम and that will make your program a bit slow. ये एक ओवरहेड हो गया एक तरह का. ठीक है, अगर आपने डायरेक्टली वहीं पे कोड लिख रखा होता, फंक्शन नहीं बनाया होता, तो कोड देयर एंड देन रन हो जाता. ठीक है, लेकिन फंक्शन कॉल के केस में द कंट्रोल वेंट टू द फंक्शन, इट रैन द फंक्शन एंड देन इट रिटर्न बैक टू द कॉलिंग प्लेस. इस सब चीज में कुछ टाइम वेस्ट होगा. एंड अगर फंक्शन 10 बार कॉल हो रहा है एक प्रोग्राम के अंदर, एंड से 100 milliseconds are wasted in one function call, so you can see 100 into 10, so that means 1 second will be wasted in calling the function. So all in all, function use करने सिर्फ ड्रॉबैक है कि it makes the program slower. ठीक है. Now why we are talking about all these benefits and advantages and disadvantages of functions is because it has something to do with inline function. Now inline function एक ऐसा concept है जिसमें आप जो भी function के advantages हैं, you want to keep them also, and you don't want the drawback of the function. You want to do away with the drawback of the function. मतलब कि आप चाहते हो कि फंक्शन बनाने के जो एडवांटेजेस हैं वो तो रहे, और साथ में जो फंक्शन बनाने का ड्रॉबैक होता है, दैट इज इट मेक्स द प्रोग्राम अ बिट स्लो, वो चीज ना हो. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी हैव अ न्यू कंसेप्ट इन C++, दैट इज कंसेप्ट ऑफ इनलाइन फंक्शंस. तो इनलाइन फंक्शन की मदद से हम फंक्शंस बिल्कुल पहले जैसे क्रिएट कर सकते थे सी में, वैसे ही कर पाएंगे, लेकिन जो फंक्शन कॉल करते समय ओवरहेड टाइम रिक्वायर्ड यूज होता था, वेस्ट होता था, that time will be cut down, so that time will be saved. So this is the concept of inline function, means keeping the benefits of function and doing away with the drawbacks of functions. So that is possible by creating inline functions. Now inline function बनाने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ उस जिस भी फंक्शन को इनलाइन बनाना है उस फंक्शन के पहले you just have to add the keyword inline. Now see, inline is a keyword. रिजर्व्ड जो कीवर्ड्स होते हैं सी में भी होते थे, सी में ये रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं था इनलाइन, दिस इज देयर इन C++. ठीक है, तो C++ में ये नया कंसेप्ट ऐड हुआ है, इट वाज नॉट देयर इन C, सो इट्स अ रिजर्व्ड कीवर्ड ऑफ C++. आपको फंक्शन के नाम के पहले या फंक्शन के रिटर्न टाइप के पहले यू जस्ट हैव टू ऐड द कीवर्ड इनलाइन, एंड उससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि इस फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बनाना है. ठीक है, तो से दिस इन दिस एग्जांपल ये प्लस फंक्शन को हमने इनलाइन बना दिया. ठीक है, तो दैट्स ऑल यू हैव टू डू टू मेक अ फंक्शन इनलाइन. नो अदर कंसेप्ट यू हैव टू डू. कोई बहुत लंबी कोडिंग नहीं करनी, बस एक कीवर्ड लिख के आप बता रहे हो कंपाइलर को कि ये एक साधारण फंक्शन नहीं है, ये एक इनलाइन फंक्शन है. ठीक है, अब इनलाइन फंक्शन बना तो दिया हमने, बट वन थिंग यू शुड रिमेम्बर, नॉट ऑल फंक्शन, आप बनाने को किसी भी फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बना सकते हो, लेकिन
फायदा सिर्फ तब होगा जब फंक्शन आपका छोटा होगा। छोटा कोड मीन्स 1 या 2 लाइन के या 3 लाइन के जो फंक्शंस होते हैं, कोड होते हैं, only those functions will be actually treated as inline function by the compiler। कि हर फंक्शन को इनलाइन बना दो। इनलाइन बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, you just have to write the keyword inline before the name of the function, that's it। But it is the compiler reserves the right to see which functions to make inline and which to not। मतलब कि आप भले ही सारे फंक्शंस को इनलाइन बना दो, लेकिन कंपाइलर विल डिसाइड कि किन फंक्शंस को इनलाइन एक्चुअली बनाया जा सकता है एंड किन को नहीं। So only the small functions with 2-3 lines of code in the function body are actually treated as inline, and rest all functions, the bigger functions, भले ही आप इनलाइन वर्ड लिखा है आपने, तब भी वो एक साधारण फंक्शन की तरह, नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट होंगे आपके प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। नाउ इनलाइन फंक्शन में होता क्या है, मतलब ये तो हमने पढ़ लिया कि इनलाइन फंक्शन कैसे बनाते हैं। नाउ इनलाइन फंक्शन बनाने से फायदा क्या होता है, एज आई टोल्ड यू कि जो फंक्शन बनाने का ड्रॉबैक था कि फंक्शन कॉल करते समय ओवरहेड जो टाइम लगता था वो बच जाता है। नाउ हाउ इज दैट टाइम सेव्ड? नाउ एक्चुअली होता क्या है, जब आप सपोज आपने ये प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे हमने सपोज अभी हमने ये इनलाइन वर्ड नहीं लिखा था, नॉर्मल तरीके से प्रोग्राम लिखा है विदाउट इनलाइन, तब तो आपका क्या होगा, जब भी मेन से ये फंक्शन कॉल होगा क्यूब ए फंक्शन कॉल होगा, तो कंट्रोल विल गो टू दिस फंक्शन, इट विल रन दिस फंक्शन एंड देन रिटर्न करके फिर वापस ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसा प्रोसेस होता था कि फंक्शन कॉल करते समय फंक्शन पे कंट्रोल जाएगा, फंक्शन को रन करेगा एंड देन फंक्शन से कंट्रोल वापस लौट करके आएगा। ठीक है। नाउ as soon as you put this word inline here, now what change will take place as soon as you put the word inline here? जब भी आप ये वर्ड इनलाइन लिख दोगे तो प्रोग्राम जब कंपाइल हो रहा होगा, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन दिस कोड, मतलब जब भी प्रोग्राम कंपाइल होगा तो ये कोड जो है फंक्शन का, इट विल बी एम्बेडेड हियर। मतलब वो कोड लिखा भले ही आपने यहाँ है, लेकिन प्रोग्राम कंपाइल करते समय दैट लाइन फंक्शन विल बी इंसर्टेड हियर, मतलब यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इससे होगा क्या, देखो फंक्शन लिखा आपने, एक ही बार लिखा, लेकिन कंपाइल करते समय a copy of that function is inserted here, so that will save your time in a sense कि अब फंक्शन कॉल करते समय उसको फंक्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ फंक्शन की कॉपी यहीं पे इसी जगह पे जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है वहीं पे उसकी एक कॉपी इंसर्टेड है, and the function will run from there itself. So the time that was wasted earlier in sending the control to the function, then running the function and then returning back returning the control back to the main function, ये सारा टाइम आपका सेव हो जाएगा। लेकिन प्रोग्राम की साइज ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि से a copy of the function will be inserted at every place wherever the function is called। ठीक है, तो फंक्शन की साइज बढ़ जाए, प्रोग्राम की साइज बढ़ जाएगी। लेकिन जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी कि मॉड्यूलरिटी, प्रोग्राम मॉड्यूलर रहेगा, आपका एप्लीकेशन मॉड्यूलर रहेगा, मींस आपका एप्लीकेशन छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिससे कि प्रोग्राम को लिखना, उसको डीबग करना, वो सब आसान रहेगा, वो सारे फीचर्स अभी भी रहेंगे। देन अगर फ्यूचर में कभी फंक्शन के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं तो आपको सिर्फ एक ही जगह जाकर के चेंजेस करने पड़ेंगे, वो सब बेनिफिट्स रहेंगे। मींस यू आर कीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग अ फंक्शन आल्सो, एंड एट द सेम टाइम यू आर डूइंग अवे विद द ड्रॉबैक ऑफ the only one single drawback of functions, that is कि
फंक्शन को कॉल करने में और उस पे कंट्रोल सेंड करके उससे वापस आने का जो ओवरहेड टाइम था, दैट इज सेव्ड बाय यूजिंग इनलाइन फंक्शन. सो दिस इज अ कंसेप्ट. Okay, now as I told you, you can use this concept for small functions. Not all functions should be made inline, and even if you make all the functions inline, it is the discretion of the compiler. वो compiler decide करेगा कि किन functions को inline बना सकता है वो या बनाएगा, and that depends on the size of your function. So बहुत बड़े जो फंक्शंस होते हैं जिनका कोड काफी लंबा होता है, तो देयर इज नो पॉइंट टू क्रिएट दोस फंक्शंस एज इनलाइन फंक्शंस. सो कंपाइलर डज treats them as simple normal functions even if you have written the word inline there. So this is the concept of inline functions. Means कि आपको functions के advantages रखने हैं, साथ के साथ उसका जो ड्रॉबैक है, फंक्शन को कॉल करने में जो टाइम वेस्ट होता है, you want to do away with that issue, so you can create inline functions. ठीक है, so this is a new concept and it's important, and you should go through it and along with this example. ठीक है, लिखते समय आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा चेंज करना है, nothing more. रन करते समय इतना आपको अभी पता चलेगा नहीं, बट व्हेन सी अगर आप किसी भी फंक्शन को, वन मोर थिंग कि which function should be made inline. Now how will you decide which function should be made inline? Yeah, which function is a right candidate for becoming an inline function? उसके लिए दो चीजें आपको देखनी है. पहली चीज तो मैंने आपको बताई थी कि फंक्शन शुड बी स्मॉल. छोटे फंक्शंस को ही इनलाइन बनाने का फायदा है, बड़े फंक्शंस को इनलाइन अगर आप बना भी दोगे तो कंपाइलर उनको इनलाइन फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं करेगा. ठीक है, सो विच आर द आइडियल कैंडिडेट्स, which functions are the ideal candidates for inline function? Small functions. Small functions mean 2 to 5 lines of code type functions जो होते हैं, they are ideal candidates for inline function. And second thing is, किन फंक्शन को आपको इनलाइन बनाना चाहिए? जो बार बार कॉल हो रहे हो, बहुत बार कॉल हो रहे हो एक एप्लीकेशन के अंदर. अगर आपका एक एप्लीकेशन के अंदर से एक फंक्शन सिर्फ एक बार कॉल हो रहा है, देन टाइम में कोई खास आपके फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक बार फंक्शन कॉल होने में कोई बहुत ज्यादा ओवरहेड नहीं लगेगा. बट अगर एक फंक्शन से 1000 बार कॉल हो रहा है एक एप्लीकेशन में, या 10,000 बार कॉल हो रहा है, then the overhead time that is required for calling a function will definitely matter. So this is also one guideline for creating an inline function, कि आप ऐसे फंक्शन को इनलाइन बनाओ जो बहुत ज्यादा बार आपके प्रोग्राम के अंदर से कॉल हो रहा हो, and then you will definitely save on time. ठीक है, एंड कभी भी आप एप्लीकेशन कोई डेवलप करते हो तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच में हमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी थी और एक आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी. एक अच्छा एप्लीकेशन वही होता है जो फास्ट रन करे, कम से कम टाइम ले रन होने में, और कम से कम मेमोरी यूज करे. ठीक है ना, सो दैट इज अ गुड एप्लीकेशन. तो इनलाइन फंक्शन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, we are trying to cut down on time. But डेटा स्ट्रक्चर में भी हमने पढ़ा था कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं. आप टाइम कम करने की कोशिश करोगे, रिड्यूस करने की कोशिश करोगे, तो प्रोग्राम की साइज बढ़ेगी. इनलाइन फंक्शन में भी यही हो रहा है. आप समय को बचाने के लिए आपका कोड लंबा हो रहा है, सो यू हैव टू सी व्हाट मैटर्स. मतलब इट्स नॉट दैट कि इनलाइन फंक्शंस ही हमेशा अच्छे होते हैं. आप जब एप्लीकेशन डेवलप करते हो, अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं. कभी कभी हमें मेमोरी इज अ कंस्ट्रेंट, मतलब हमारे जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें मेमोरी एक कंस्ट्रेंट है, तो वी हैव टू सेव ऑन मेमोरी. हमें अपने एप्लीकेशन को छोटे से छोटा रखने की कोशिश करनी पड़ेगी. टाइम इज नॉट अ कंस्ट्रेंट देयर. सो
even if the program runs a bit slower, doesn't matter. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि memory is a constraint, तो we have to save on memory and the time we have plenty, so थोड़ा बहुत application slow हो जाएगा, will not matter a lot. दूसरे टाइप के applications क्या होते हैं, where time is a constraint. Real time applications जैसे होते हैं, their time is a constraint. Things have to be done within a bound time frame. तो उनको जो टाइम उनके लिए सेट है उसके अंदर ही परफॉर्म करना है, देन ओनली फायदा है, नहीं तो दैट प्रोग्राम इज यूजलेस. तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, देयर यू हैव टू मेक योर प्रोग्राम save on time and their memory is not a constraint. So maybe if your program is long, doesn't matter, but आपको क्या कम करना है, you have to cut short on time. So just what I'm trying to tell you is कि मतलब हर concept हर जगह applicable नहीं होता है, but we learn all the concepts so that जहाँ पे जो जरूरत है you can apply it. Okay, so inline function की मदद से हम क्या कर रहे हैं, we are trying to save on time, you are trying to make your program run faster, but at the same time it is consuming more memory because the length of the program will definitely increase, because हर जगह पे, हर function call वाली जगह पे function की copy insert हो जाएगी compilation के समय पे, and that will make your program lengthy. So we'll end the class with this topic. Next class mein we'll discuss few more topics that are left on functions which are new in C++. You had not learned them in C. One is default arguments, and then we'll also revise recursion a bit, and that's all in the functions chapter.